नमस्कार बच्चों आज हम चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे एंड इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी टू टॉपिक्स एंड टॉपिक्स आर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। क्योंकि हमने अभी तक इलेक्शन का मीनिंग जाना एंड जो हमारे यहाँ इलेक्शन सिस्टम है एफपीटीपी और पीआर सिस्टम, उनके डिटेल्स को पढ़ा, दोनों के डिफरेंस को देखा, उनके वेरिएशंस को देखा। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द थिंग्स लाइक व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड हाउ इट इज कंपोज, उसकी कंपोजिशन क्या है एंड व्हाट आर द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन, कैसे फंक्शन करता है। तो जो डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इलेक्शन, उस इलेक्शन में जब रिफॉर्म की स्पेस होता है तो रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ होने चाहिए। इसी के साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, कैसे चेंजेस हुए उसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर इज इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। द फर्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वोट देने का राइट किसको? सो द पर्सन हु इज द मैच्योर वन, जिसका एक पर्टिकुलर एज हो, जिसको समझ हो, जिसको पता हो कि विच इज द बेस्ट फॉर देम, उनके लिए अच्छा क्या है, विच सिस्टम इज गुड फॉर देम। वो एज जब तक होती है तभी हम उस पर्टिकुलर सिस्टम को समझ पाते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वही बताता है कि वोटर की क्या एज होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द एज ऑफ द वोटर। टिल 89 क्या था? टिल 1989 वोटिंग की एज थी 21 ईयर्स। 89 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें वोटिंग की एज को कम करके 18 इयर्स कर दिया गया। इट मीन्स द पर्सन हु इज हैविंग द एज ऑफ 18 इयर्स इज एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट। सी टिल 89 एवरेज एज वाज 21, देन रिड्यूस्ड 18 इयर्स। तो क्या है इसका मतलब कि ऑल सिटीजंस आर able to participate in the process of selecting their representatives। कि जो सारे लोग हैं जिनकी एज 18 इयर्स है वो सभी इलेक्शन प्रोसेस जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। ऑल हैव राइट टू स्टैंड इन इलेक्शन मस्ट बी ऑफ 25 इयर्स ऑफ एज। और जिनको इलेक्शन में खड़ा होना है, जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, जो हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट एफपीटीपी प्रियोरिटी सिस्टम है, उसमें क्या है, उसमें जो है खड़ा होने के लिए एज क्या चाहिए, 25 इयर्स। सो दीज आर द टर्म्स ऑन व्हाट टर्म्स द पर्टिकुलर पर्सन इज एलिजिबल टू कास्ट वोट और टू स्टैंड इन इलेक्शन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं? इलेक्शन में जब भी कोई हम जब कंडक्ट कराते हैं तो सो मेनी इश्यूज आर गोइंग टू बी अकर्ड। तो उन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए और व्हाट शुड बी द प्रोसीजर फॉर दैट देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म। कि क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म? तो कई पॉलिटिकल पार्टी से आए, सोशल वर्कर से आए, स्टूडेंट से आए कि जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है उसमें क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को, उन डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग शुड बी अडॉप्टेड। सो इलेक्टोरल रिफॉर्म में देखिए, आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम टू सम वेरिएंट ऑफ द पीआर सिस्टम। कहाँ से? एफपीटीपी से। एंड पार्टीज विल गेट सीट्स अकॉर्डिंग इन द प्रोपोर्शन ऑफ वोट दे गेट। और पार्टीज क्या करेंगी? उतनी सीट्स उनको मिलेंगी जितने प्रोपोर्शन इनको वोट मिलेंगे। तो टोटली जब एफपीटीपी सिस्टम होता है, जैसा कि जो रिफॉर्म करना चाह रहे थे मैंने बताया, देन इट मे कॉज सो मच ऑफ करप्शन। बहुत करप्शन के चांस होते हैं। हम देखा होगा इलेक्शन के टाइम में लोग जो होते हैं फ्री में सो मेनी गुड्स दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट टू टेक द वोट इन देयर फेवर एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी ऑल्सो। तो ये सब चीजें एफपीटीपी सिस्टम में आती हैं। तो बेटर है किसी एक पार्टी को सिलेक्ट किया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया, सजेशन दिया गया रिफॉर्म के लिए। There is special provision to ensure at least 1/3 women are elected in parliament in assemblies। कि 1/3 में से एक जो है वो फीमेल कैंडिडेट हो, भले ही वो पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो। बिकॉज फीमेल्स आर एबल टू मैनेज द थिंग्स,
वेरी एफिशिएंट मैनर। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उन्हें देखें, जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर रही जो नहीं हैं सुषमा स्वराज उन्हें देखें, मीरा कुमार देखें, तो सो मेनी आर देयर, कितनी सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में आके अपना एक वाइब्रेंट रोल प्ले किया है। सो जस्ट टू मेंटेन दैट वाइब्रेंसी, जस्ट टू गेट द मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमेल्स इन द पार्लियामेंट असेंबली, तो 1/3 पार्ट जो है उनके उनको सिक्योर किया जाए। नाउ स्ट्रिक्टर प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये बात हमने अभी भी की थी कि पैसे का बहुत रोल रहता है। वो कैसे रहता है कि जो पार्टीज होती हैं वो वोटर्स को अपने फेवर में लेने के लिए, अपने कैंडिडेट के फेवर में वोट कास्ट कराने के लिए दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी एंड द गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स, अल्कोहल इन द स्लम एरियाज। पैसे को बांटकर पैसे के बल पर वो चीजें करती हैं। कई पार्टीज प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा करती हैं, दे आर यूजिंग द हेलीकॉप्टर, दे आर यूजिंग द हाई-फाई मीडियम फॉर द कन्विंसिंग, अपनी कन्विंसिंग के लिए बहुत ज्यादा हाई-फाई मीडियम कैंपेनिंग के लिए यूज करते हैं। तो एक्सेस ऑफ मनी इज गोइंग टू बी यूज्ड। वही मनी अगर हम किसी वेलफेयर वर्क में लगाते हैं या कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जहां पे लोगों को उसका बेनिफिट हो, then it works. But there the things are not like that. People are using the money, they are wasting money in the convincing and they are using excess money in that. तो कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट प्रोविजन हो, ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ हो कि if they are going to use that much of money और अगर इनवैलिड प्रूफ होता है तो there should be legal action. ऐसा प्रोविजन हो, और प्रोविजन हो ही नहीं, उसका इम्प्लीमेंट भी प्रॉपर हो, एक कानून बनना, and those who are not following the law they should get the punishment for that. Then candidates with criminal case should be banned from contesting election. अब जिनके पास में क्रिमिनल केस है, आपने देखा कई फिल्म्स दिखाते हैं कि कई बार जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन सो मेनी क्रिमिनल केसेस, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है, व्हेन आवर रिप्रेजेंटेटिव्स आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, देन व्हाट विल बी द इंप्रेशन ऑन द पीपल दोज हु आर गोइंग टू इलेक्ट देम। जो कैंडिडेट होना चाहिए दैट शुड बी आइडियल फॉर ऑल। सो अगर ऐसा कोई क्रिमिनल केस है, उसके पीछे कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, द पर्सन शुड बी जस्ट बैरेड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन। कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील ड्यूरिंग द कैंपेन। अब आपने देखा होगा जब भी कोई रैली होती है कैंपेनिंग की, तो उसमें क्या करते हैं, वो कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर अपील करते हैं, या कुछ स्लोगन्स का ऐसा यूज करते हैं, चाहे वो किसी रिलीजन को, हिंदू धर्म को इंडिकेट कर रहे हो या मुस्लिम को इंडिकेट कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, दे सी द एरिया, इफ द एरिया इज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट दे यूज द सेम पर्टिकुलर स्लोगन। अगर हिंदू मेजॉरिटी एरिया है वो वैसे स्लोगन यूज करेंगे। वो ग्रीट का तरीका, अभिवादन का तरीका, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, तो मतलब इस तरह से उन पर्टिकुलर टर्म्स को यूज करेंगे जिससे कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो। तो ऐसे कास्ट और रिलीजन को लेकर कोई अपील नहीं होनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी कंट्री क्या होती है, वेलफेयर स्टेट होता है, जहाँ पे लोग सभी के लिए वर्क करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके लिए कोई कास्ट इंपॉर्टेंट, रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए लोग इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट शुड बी देयर, देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ अपील रिगार्डिंग द कास्ट एंड रिलीजन। इससे क्या होता है, जैसे इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत सारी कास्ट के लोग हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, व्हाट विल हैपन, दे विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दैट। वो अपने कास्ट और रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को सेग्रीगेट कर देंगे। तो ऐसा होने से क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रिटी नेशन की नहीं बनी रहेगी, लोगों में आपस में इश्यूज क्रिएट होंगे। तो दिस इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द पॉलिटिशियन नॉट टू अपील अकॉर्डिंग टू द कास्ट एंड द क्रीड। देन there should be law to regulate the functioning of political parties and ensure their functions in a transparent and democratic manner। अब कुछ ऐसे लॉ होने चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलाइज करने के लिए हो, उनके नियम कायदे प्रॉपर चले। कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी में नेपोटिज्म देखने को मिलता है कि परिवारवाद, कि एक फैमिली का ही पर्सन आगे आ रहा है, तो वो भी डेमोक्रेटिक मैनर में बिहेव करें। बट पार्टीज जो कि
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना रही हैं उनके अंदर का एनवायरनमेंट भी उसी मैनर में डेमोक्रेटिक होना चाहिए। जब तक वो एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक नहीं होगा, दे विल नॉट बी एबल टू फ्रेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जब पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है, वहीं आपके जो लोग हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स है और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, देन हाउ द पीपल विल गोइंग टू बी रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। अपने आप को वो कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे जब उनके यहाँ इंटरनल और ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी ही नहीं है। ट्रांसपेरेंट शुड बी देयर, चीजें हिडन में ना हो, चीजें क्लियर हो। सो दीज ऑल सॉर्ट शुड बी वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ द पीपल कि अगर पार्टीज बनी है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो दे विल बी फेयर इनफ, ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक ऑल्सो। उनका डेमोक्रेटिक होना, ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। तो आज हमने कौन से दो टॉपिक पढ़े? फर्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 89 तक क्या था? 21 ईयर्स। उसके बाद क्या हो गया? 18 ईयर्स हो गया। इसका मतलब क्या होता है? ऑल सिटीजंस आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। जिनकी एज 18 ईयर्स की हो गई है वो सब इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट कर सकते हैं। ऑल हैव राइट टू स्टैंड इन इलेक्शन मस्ट बी एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। और जो इलेक्शन में खड़े होते हैं उनकी एज 25 ईयर्स की होनी चाहिए। देन क्या रिफॉर्म्स करेंगे? आर इलेक्शन सिस्टम शुड बी चेंज फ्रॉम एलपीटीपी टू पीआर। कुछ एक्सटेंट तक हम इस सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? पार्टीज विल गेट द सीट अकॉर्डिंग टू द वोट्स व्हाटएवर देयर कैंडिडेट। स्पेशल प्रोविजन किसके लिए होना चाहिए? 1/3 फीमेल्स के लिए। कहां पे? पार्लियामेंट्री एंड असेंबली। Then stricter provision to control the role of money in electoral politics. पैसे का रोल कम हो, करप्शन कम हो। Candidates with criminal cases should be barred from contesting election. जिनके क्रिमिनल केसेस हैं उनको इलेक्शन में कंटेस्ट करने नहीं दिया जाए। Then there should be law to regulate the functioning of political party. ऐसे कुछ लॉ मेंटेन हो जो पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग को ट्रांसपेरेंट बनाए, डेमोक्रेटिक बनाए। सो दिस इज द चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो था, डिस्क्रिमिनेशन था, जिसमें हमने इलेक्शन का मीनिंग, डायरेक्ट इंडायरेक्ट इलेक्शन, रिलेवेंसी ऑफ इलेक्शन इन इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एपीटीपी सिस्टम, पीआर सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन दैट, which one is better, reserve constituencies, then separate electorates, universal adult franchise, election commission, composition of election commission, functioning of election commission, then the reforms in the elections. इन सब के बारे में थोड़ी स्टडी किया और इनको सबको पढ़ने के बाद we will be able to know how the process of election is going to be done in our country like India. हमारी जैसी कंट्री जो बड़ी वास्ट कंट्री है, बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं, उनकी अलग अलग प्रोसीजर्स क्या हैं और उनमें क्या डेफिशिएंसीज है जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। हमने आपको बार बार लिंक भी भेजा बच्चों सीबीएसई गाइड का, उसमें आपको 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और आपको पर्टिकुलर वे मिलेगा कैसे आपको आंसर करना है। तो आई विल सेंड द लिंक टू यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड सम क्वेश्चंस फॉर द टॉपिक आल्सो। सो अगेन आई विल से डू रिवाइज चैप्टर, एक बार पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ लें आप। सो आपको वो चैप्टर इजी भी लगेगा और ऑफ कोर्स इट्स वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी यूज इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। आप इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो जब आप चैप्टर पूरा पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरोली। आप उसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे, उनका मतलब क्या होता है, टर्म्स का मतलब क्या होता है, कहाँ कौन सी टर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो डू रिवाइज द टॉपिक एंड don't forget to read from your book and don't forget to solve the questions in the copy of political science. Thank you so much.